So the topic we are going to start today is biliary atresia. Biliary atresia जो है it is the most common reason for pediatric liver transplantation. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो बाइल डक्ट्स हैं उनका फाइब्रो ऑब्लिटरेटिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है विच में अल्टीमेटली लीड टू कोलेस्टेसिस. एसोसिएशंस इसकी होती हैं कि अल्ट्रासोनोग्राम पर एब्सेंट या एबनॉर्मल गॉल ब्लैडर होता है एंड इट ऑफन प्रेजेंट्स एज अ न्यू बॉर्न विद परसिस्टेंट जॉन्डिस आफ्टर 2 weeks ऑफ लाइफ, यानी कि पैदा होने के 2 हफ्तों के बाद इसकी प्रेजेंटेशन होगी. यूरिन डार्क होगा, एकोलिक स्टूल्स होंगे यानी कि पेल कलर्ड स्टूल्स होंगे. ठीक है, और हेपाटोमेगली होगी. ठीक है, लैब्स में डायरेक्ट बिलीरुबिन और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज रेज्ड होगा. राइट, अब आ जाते हैं हेरिडिटरी हाइपर बिलीरुबिनीमियाज में. फर्स्ट वन इज़ गिलबर्ट सिंड्रोम. इससे पहले इनको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं लिवर एक बेसिकली हेपाटोसाइट के अंदर हो क्या रहा है. ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये हेपाटिक साइनोसॉइड है, दिस इज़ कफर सेल्स, स्पेस ऑफ टिसी, और ये हमारे पास हेपाटोसाइट आ गया. सो हीमोग्लोबिन से जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो सर्कुलेटिंग बिलीरुबिन था विच वाज एल्ब्यूमिन बाउंड अनकॉन्जुगेटेड एंड वाटर इनसॉल्युबल. वो क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल होता है तो इट इज़ बाउंड टू एल्ब्यूमिन ताकि वो ट्रैवल कर सके. लिवर के सेल के अंदर आता है, बिलीरुबिन का अपटेक होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की कॉन्जुगेशन हो जाती है बाय यूटीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज. एज अ रिजल्ट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है जिसको बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड भी कहते हैं विच इज़ वाटर सॉल्युबल, और अल्टीमेटली ये फिर बाइल में चला जाता है, बाइल के ल्यूमेन में. सही है, रिलीज़ हो जाता है. अब देखें, फर्स्ट कंडीशन इज़ गिलबर्ट सिंड्रोम. इसमें क्या होता है, माइल्डली डिक्रीज्ड यूजीटी एक्टिविटी है, यानी माइल्डली डिक्रीज्ड यूजीटी एक्टिविटी है जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती. ये बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है, माइल्ड सा जॉन्डिस होता है, और ये एसोसिएटेड होता है विद स्ट्रेस, इलनेस और फास्टिंग. और इसमें क्या होता है, देयर इज़ इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन विदाउट ओवर्ट हेमोलिसिस. ठीक है, कॉमन भी है और बेनाइन कंडीशन है. नेक्स्ट कंडीशन इज़ सो इस लेवल पर पहले ये गिलबर्ट सिंड्रोम हो रहा होता है, कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रही. सेकेंड इज क्रिगलर नार्जर सिंड्रोम टाइप 1. इसमें बिल्कुल यूडीपी एक्टिविटी, यूडीपी ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी एब्सेंट हो जाती है. अर्ली इन लाइफ प्रेजेंट करता है लेकिन कुछ पेशेंट्स में नॉट हैव न्यूरोलॉजिकल साइंस अंटिल लेटर इन लाइफ. फाइंडिंग्स में क्या होता है, जॉन्डिस होगा, कर्निक्ट्रस होगा जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की डिपोजिशन हो जाती है ब्रेन के अंदर. बहुत ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगा. ट्रीटमेंट में हम प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं, यानी प्लाज्मा को रिप्लेस कर देते हैं. प्लाज्मा को रिप्लेस करते हैं, रिमूव करते हैं ताकि जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस या जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए. और फोटोथेरेपी करते हैं. ठीक है, फोटोथेरेपी करते हैं. अब इसकी वजह से इट डज़ नॉट कॉन्जुगेट द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, लेकिन वो उसकी क्या करता है, पोलैरिटी इंक्रीज़ कर देता है और वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है ताकि उसकी इफेक्टिवली एक्सक्रीशन हो जाए. लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो कंडीशन को क्योर कर देती है. जो टाइप 2 क्रिगलर नार्जर सिंड्रोम है दैट इज़ लेस वेयर, और वो फिनोबार्बिटल जो कि एक बारबिटूरेट है जो कि हेपाटिक यूजीटी एक्टिविटी को इंड्यूस करता है ताकि बिलीरुबिन कॉन्जुगेशन इंक्रीज़ हो जाए. तो वो हम देते हैं ट्रीटमेंट में. टाइप 1 ज़्यादा स्वेयर है. ठीक है, और फिनोबार्बिटल क्या करता है, वो लिवर एंजाइम सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देता है. थर्ड कंडीशन इज़ ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम. इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया क्योंकि इसमें लिवर एक्सक्रीशन में डिफेक्ट आ रहा है. ग्रॉसली ब्लैक कलर का लिवर होता है, डार्क लिवर, क्योंकि इसमें एपिनेफ्रीन मेटाबोलाइट्स की इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन होती है, और ये बेनाइन कंडीशन है. नेक्स्ट वन इज़ रोटर सिंड्रोम. ये ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम से फिनोटिपिकली सिमिलर है लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी माइल्ड होती है और इसमें रेगुलर लिवर होता है, यानी कोई ब्लैक कलर का लिवर नहीं होगा. एंड दिस कंडीशन इज़ ड्यू टू इम्पेयर्ड हेपाटिक स्टोरेज ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, यानी इसमें स्टोरेज का मसला आ रहा है. सो हमने क्या हेरेडिटरी हाइपरबिलीरुबिनीमियाज की कंडीशंस पढ़ी. नंबर 1 इज़ गिलबर्ट सिंड्रोम, नंबर 2 इज़ क्रिगलर नार्जर सिंड्रोम टाइप 1 and 2, देन कम्स ड्यूबिन जॉनसन, देन कम्स रोटर सिंड्रोम. राइट, इसके बाद लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज द विल्सन डिजीज़. ठीक है, इसको हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, बेसिकली क्रोमोसोम 13 पर जो ATP7 बी जीन है उसमें म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से जो देयर इज़ डिफेक्टिव हेपाटोसाइट कॉपर ट्रांसपोर्टिंग ATPase, क्योंकि इसमें म्यूटेशन आ गई है. ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है.
रिजल्टेंटली क्या होगा कि कॉपर की इनकॉर्पोरेशन नहीं होगी इनटू एपोसेल्युलोप्लाज्मिन, और कॉपर की एक्सक्रीशन नहीं होगी बाल में। रिजल्टेंटली क्या होगा कि सीरम सेल्युलोप्लाज्मिन कम हो जाएगा, कॉपर एक्यूमुलेट होगा स्पेशली लिवर के अंदर, ब्रेन में बेसल गैंग्लिया के अंदर, कॉर्निया के अंदर, किडनीज़ के अंदर, और कॉपर की यूरिनरी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। ये मोस्टली इट प्रेजेंट्स बिफोर द एज ऑफ 40 विद लिवर डिजीज़, साथ हेपेटाइटिस होगा, एक्यूट लिवर फेलियर या सिरोसिस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के साथ इसकी प्रेजेंटेशन होती है, लाइक डिसार्थ्रिया, डिस्टोनिया, ट्रेमर्स, पार्किंसनिज्म, मे बी एनी साइकियाट्रिक डिजीज़। वेरी इंपॉर्टेंट, केजर फ्लेशर रिंग्स, ठीक है, ये कॉर्निया की डेसिमेट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट्स होते हैं। इस इमेज में नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि एक विजिबल सा सर्कुलर रिंग है अराउंड द आउटर एज ऑफ द आइरिस, ठीक है। दिस आर द केजर फ्लेशर रिंग्स, ठीक है। बाकी हिमोलिटिक एनीमिया के साथ रीनल डिजीज़ लाइक फेनकोनी सिंड्रोम, ये इसके साथ प्रेजेंटेशंस होती हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, चिलेशन थेरेपी करते हैं विद पेनिसिलामीन और ट्राइएंट्रीन, ठीक है। बेसिकली ये जो ट्राइएंटीन है ये ओरल कॉपर चिलेटिंग एजेंट ही है ना विल्सन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और ओरल जिंक भी दे सकते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर विच इज़ रिलेटेड टू विल्सन डिजीज़, उसमें हम लिवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज़ हीमोक्रोमेटोसिस। इस इमेज में हमें नज़र आ रहा है कि एक हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ टिश्यू है लिवर का जिसमें इरेगुलर सेलुलर स्ट्रक्चर्स और मल्टीपल राउंड क्लियर स्पेसेस हमें इसमें नज़र आ रही हैं बहुत ऑब्वियसली, ठीक है, ये देख सकते हैं, राइट। अच्छा, तो बेसिकली ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है जिसमें HFE जीन जो है इसमें म्यूटेशन होती है। ये जीन क्रोमोसोम नंबर 6 पर लोकेटेड है। इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ एबनॉर्मल और लो हेप्सिडिन प्रोडक्शन। जब हेप्सिडिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो इंटेस्टाइनल, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा, इंटेस्टाइनल आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आयरन ओवरलोड हो जाता है। आयरन ओवरलोड कैन ऑल्सो बी सेकेंडरी टू क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन थेरेपी। अगर कोई ट्रांसफ्यूजन थेरेपी चल रही है लाइक बीटा थैलेसीमिया मेजर के केस में तो भी ये हो सकता है। आयरन एक्यूमुलेट होती है ख़ासतौर पे लिवर में, पैंक्रियाज में, स्किन में, हार्ट में, पिट्यूटरी में, जॉइंट्स में। अब जो हीमोसिड्रिन है ना, यानी आयरन का जो स्टोरेज फॉर्मेट, कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन लिवर MRI और बायोप्सी विद प्रेशन ब्लू स्टेन, जो कि हमने अभी देखा। एंड इट यूजुअली प्रेजेंट्स आफ्टर एज 40 जब टोटल बॉडी आयरन 20 ग्राम से ज़्यादा हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आयरन लॉस थ्रू मेंस्ट्रुएशन स्लोज द प्रोग्रेशन इन फीमेल्स। लाइक हीमोक्रोमेटोसिस की प्रेजेंटेशन हम देंगे, मेल्स में अर्ली हो जाती है, फीमेल्स में लेट, क्योंकि उसमें आयरन लॉस इवेंचुअली होता जा रहा था मेंस्ट्रुएशन में, सो इतना एक्यूटली और या जल्दी ये प्रेजेंट नहीं करेगा। हीमोक्रोमेटोसिस में क्लासिक ट्रायड देखा गया है, सिरोसिस का, डायबिटीज़ मेलाइटिस का और स्किन पिगमेंटेशन का। एंड इस केस में इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज़, ठीक है। और ये इट कैन ऑल्सो कॉज रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्लासिक केस में, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो कि रिवर्सिबल है। बाकी क्या हो सकता है, साथ एसोसिएटेड सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है, आर्थ्रोपैथी हो जाती है जिसमें कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की डिपोजिशन हो जाती है स्पेशली मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स में। एंड hepatocellular carcinoma is a common cause of death and in association with hemochromatosis. ट्रीटमेंट में हम रिपीटेड फ्लेबोटमी करते हैं, यानी कि ब्लड को रिमूव करेंगे ताकि एक्सेस आयरन जो है हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से जो जमा हुई हुई है वो रिड्यूस हो जाए और रेड सेल मास जो है वो कम हो जाए जो एक्सेसिवली हुआ हुआ है, ठीक है, इस कंडीशन में। और आयरन चिलेशन करते हैं विद डेफ्रॉक्सरॉक्स, डेफ्रॉक्सामीन एंड डेफ्रीप्रोन। ये बेसिकली ओरल आयरन चिलेटर है डेफ्रॉक्सरॉक्स, ठीक है, और जो डेफ्रॉक्सामीन है वो पारेंट्रल है, ठीक है। और डेफ्रॉक्सरॉक्स बेसिकली क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजनल आयरन ओवरलोड में देते हैं, और जो डेफ्रॉक्सामीन है वो पेरेंट्रल है, उसको एक्यूट आयरन पॉइजनिंग और स्वेयर आयरन ओवरलोड में देते हैं। और जो डेफ्रीप्रोन है वो ओरल आयरन चिलेटर है, उसको तब यूज़ किया जाता है जब बाकी चिलेटर्स इनएडिकेट हों, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। बाकी आ जाता है, नेक्स्ट कम्स बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़। इसकी प्रेजेंटेशन किसके साथ होती है, प्रोराइटिस, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, लाइट कलर्ड स्टूल, हेपाटोस्प्लिनोमेगली। टिपिकली एक कोलेस्टैटिक पैटर्न देखा गया LFTs का, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रेज्ड होगा, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज्ड होगा, ALP और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज ये दोनों भी रेज्ड होंगे। अब बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ में डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस एंड सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस। अब ये जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, सो बेसिकली दिस इज़ अ रेडियोग्राफिक इमेज, ठीक है, which is obtained from an endoscopic procedure showing
कॉन्ट्रास्ट फिल्ड बाइल डक्ट्स विद मल्टीपल राउंडेड स्ट्रक्चर्स विद इन द डक्ट, इसमें नज़र आ रहा है बीडेड सी अपेरेंस है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन। अब इसमें इसकी पैथोलॉजी क्या है, बेसिकली अननोन कॉज है ऑफ कंसेंट्रिक आयरन स्किन बाइल डक्ट फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और डायलेशन होती है विद बीडिंग ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स ऑन ERCP, और मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजो पेंक्रियाटोग्राफी भी करता है MRCP, ठीक है, उस पर भी ऐसे ही नज़र आता है। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, स्पेसिफिकली वो मिडिल एज्ड मेल्स जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस भी है उनके अंदर इसकी क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है। बाकी एडिशनल फीचर्स प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के क्या होते हैं कि इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें जो MPO आंका बेसिकली और P आंका इज़ पॉजिटिव, ये बेसिकली MPO आंका इज़ एन ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट माइलोपेरोक्सिडेज और ऑफन एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। बाकी IgM रेज्ड होगा, इट कैन लीड टू सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस एंड देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलेंजोकार्सिनोमा एंड गॉल ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट कम्स प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। इसमें क्या होता है, इसकी पैथोलॉजी में क्या है कि बेसिकली एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स बन जाएंगे विद और विदाउट ग्रैन्युलोमास। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो लोब्यूलर बाइल डक्ट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी कम्प्लीटली, और ये ज़्यादातर इसकी क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है मिडिल एज्ड फीमेल्स के अंदर। देखो जो हमने स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस देखा था उसमें बेसिकली मिडिल एज्ड मेल्स थे और अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन था। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है और ये प्राइमरली मिडिल एज्ड फीमेल्स में है, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फैक्टर एंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम प्राइमरी स्क्लेरोसिंग, तो इसको याद रखना है। बाकी बिलियरी कोलेंजाइटिस में क्या होता है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, IgM इसमें भी रेज्ड होगा। बाकी अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होता है लाइक हाशिमोटो थायराइडाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीलियाक डिजीज़, और ट्रीटमेंट में हम अर्सोडायोल देते हैं जो कि एक हाइड्रोफिलिक बाइल एसिड है जो कि कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स को डिज़ोल्व करता है और कोलेस्टेटिक लिवर डिजीज़ में बाइल फ्लो को इम्प्रूव करता है, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम ये देंगे। बाकी आ जाता है सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से लिवर के बाहर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स थी उनके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया विच लीड्स टू इंजरी और फाइब्रोसिस एंड बिलियरी स्टासिस। जो इसकी एटियोलॉजी उसमें क्या है कि पेशेंट्स विद नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन्स यानी उनको कोई गॉल स्टोन्स थे, बिलियरी स्ट्रक्चर्स थे, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा था, उनमें बेसिकली इसकी प्रेजेंटेशन होती है सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस की, एंड इट मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाय एक्यूट कोलेंजाइटिस, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टुडे। वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेस, we talked about hemochromatosis, Wilson disease, and we talked about different hereditary hyperbilirubinemia and yes, and I think एक चीज़ हमने मिस कर दी है इसमें, that was wait yes, we missed, I think we missed this thing। हमने स्टार्ट यहाँ से किया था बिलियरी एट्रीजिया से। ये चीज़ हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, विच वॉज अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। सो अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी क्या है, इस इमेज में सबसे पहले आप देखें, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है लिवर टिश्यू की जिसमें क्लस्टर्स ऑफ एबनॉर्मल सेल्स और एक डिसऑर्गेनाइज्ड आर्किटेक्चर हमें नज़र आ रहा है, राइट। सो बेसिकली अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, ठीक है, और होता क्या है कि लिवर के अंदर देयर इज़ अ मिसफोल्डेड जीन प्रोडक्ट प्रोटीन जो कि जिसकी एग्रीगेशन हो जाती है, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन की एग्रीगेशन हो जाती है इन द हेपाटोसेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज अ रिजल्ट सिरोसिस हो जाता है विद PS पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स इन द लिवर। ये कोडोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि एक ऐसी ट्रेट जिसमें दोनों एलील्स आर फुली एंड इक्वली एक्सप्रेस्ड इन अ हेटेरोजाइगोट, फॉर एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप में, ठीक है, एंड इट ऑफन प्रेजेंट्स इन यंग पेशेंट्स विद लिवर डैमेज एंड डिस्निया विदाउट अ हिस्ट्री ऑफ टोबैको स्मोकिंग, ठीक है। लंग्स के अंदर जब अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन नहीं जाएगा बनकर तो क्या होगा कि इलास्टेज एक्टिविटी अनइनहिबिटेड हो जाएगी और इलास्टेज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा एल्वियोलाई के अंदर, जिसकी वजह से इलास्टिक टिश्यू कम हो जाएगा क्योंकि उसकी डिस्ट्रक्शन होगी बहुत ज़्यादा, एंड इट मे लीड टू पैन SNR एम्फाइसीमा,
राइट. नेक्स्ट कम्स जॉन्डिस. इसमें क्या होता है, देयर इज एबनॉर्मल येलोइंग ऑफ द स्किन और स्क्लेरा इक्ट्रस भी बोलते हैं ड्यू टू बिलीरुबिन डेपोजिशन. इसमें आइज़ के अंदर हमें स्क्लेरा के अंदर येलोइंग नज़र आ रही है, डिस्कलरेशन नज़र आ रही है. बेसिकली हाइपर बिलीरुबिनीमिया सेकेंडरी टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड क्लियरेंस, यानी कि या तो बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या उसकी क्लियरेंस कम हो रही है. इसके डिफरेंट वजूहत हो सकते हैं. देयर में भी इम्पेयर्ड हेपाटिक अपटेक, कॉन्जुगेशन और एक्सक्रीशन. अब इसका निमोनिक एक हॉट लिवर से उन्होंने दिया हुआ है कि क्या कॉमन कॉजेज़ होती हैं रेज्ड बिलीरुबिन होने की. हेमोलिसिस, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्यूमर एंड लिवर डिजीज़. ठीक है. बाकी हमारे पास कॉन्जुगेटेड डायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया में क्या होता है कि देयर इज़ बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है. और उसमें क्या होता है, गॉल स्टोन्स, जिसकी कॉन्जुगेटेड में क्या होता है, हाइपर बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में भी ड्यू टू गॉल स्टोन्स, कोलेंजोकार्सिनोमा, पेंक्रियाटिक और लिवर कैंसर, लिवर फ्लूक्स. ठीक है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से. या फिर बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ है लाइक प्राइमरी स्क्लेरोसिंग और प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है, इट में लीड टू कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया. या कोई एक्सक्रीशन डिफेक्ट है लाइक ड्यूबिन जॉनसन या रोटर सिंड्रोम. नेक्स्ट इज़ अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया. इसका ओरिजिन क्या होता है, हेमोलिटिक या फिर बिनाइन नियोनेट्स में देखा गया है, क्रिगलर नाचर या गिलबर्ट सिंड्रोम में. फिर आ जाता है मिक्स्ड हाइपरबिलिरुबिनीमिया. इसमें दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, एसोसिएटेड विद साथ हेपेटाइटिस और सेरोसिस की कंडीशंस होती हैं. नाउ कम्स बेनाइन नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया. इसको पहले फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस भी कहते थे. इसमें क्या होता है कि माइल्ड सा अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है. रीज़न क्या होती है, बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है तो फीटल आरबीसी टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हेमाटोक्रिट ज़्यादा हुआ होता है, और फीटल आरबीसी लाइफ स्पैन बहुत कम हुआ होता है. क्योंकि न्यूबॉर्न लिवर काफ़ी इमेच्योर होता है तो यूजीटी एक्टिविटी भी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है. ठीक है, राइट. इसके अलावा उन्होंने क्या है कि जो न्यू बॉर्न की गट है वो स्टेराइल होती है. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो बिलीरुबिन है उसकी कन्वर्जन इनटू यूरोबिलिनोजन नहीं हो पाती है, बहुत कम हो रही होती है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर पे बीटा ग्लूकुरोनाइडेज है वो डीकॉन्जुगेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, और बिलीरुबिन की इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये माइल्ड सा अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखा गया. अब जो बीटा ग्लूकुरोनाइडेज है, इट इज़ it is a lysosomal enzyme for direct bilirubin deconjugation. जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है उसको डीकॉन्जुगेट करता है ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज, एंड इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क एंड इट में लीड टू पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन. पिगमेंट स्टोन कैसे बनाता है कि बेसिकली ये डीकॉन्जुगेट करता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को. ठीक है, इनटू, यानी कि ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करता है, जो कि फिर अल्टीमेटली कैल्शियम के साथ कंबाइन करके इनसॉल्युबल कैल्शियम बिलीरुबिनेट बना देता है, जिसकी वजह से ब्लैक या ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स बन सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ होती है. बाकी इट अकर्स इन नियरली ऑल न्यूबॉर्न्स आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ एंड यूजुअली रिजॉल्व्स विदाउट ट्रीटमेंट इन 1 to 2 weeks. ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होता है, और इसकी एग्जैजरेटेड फॉर्म्स दो तरह से प्रेजेंट होती हैं. दे में भी ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस एंड ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर जॉन्डिस में क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क इनटेक ही इंसफिशेंट है, उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ डिक्रीज्ड बिलीरुबिन एलिमिनेशन इन द स्टूल, और एज अ रिजल्ट जो बिलीरुबिन की इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है. जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा कि ब्रेस्ट मिल्क में बीटा ग्लूकुरोनाइडेज होता है. तो ड्यू टू इंक्रीज्ड बीटा ग्लूकुरोनाइडेज इन ब्रेस्ट मिल्क, रिजल्टेंटली क्या होगा, बिलीरुबिन की डीकॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा होगी, और एज अ रिजल्ट उसकी इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी. सो दोनों कंडीशंस में इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन किस मैकेनिज्म से, वो दोनों में डिफरेंट है. सो उन्होंने फिर क्या, सेवरल केसेस में लीड टू कर्निक्ट्रस, यानी कि ऐसा भी हो सकता है स्वेयर केसेस में कि जो अनकॉन्जुगेटेड लिपिड सॉल्युबल बिलीरुबिन है वो ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाए, पर्टिकुलरली बेसल गैंग्लिया के अंदर. ट्रीटमेंट में हम वही फोटोथेरेपी करते हैं, नॉन यूवी लाइट देते हैं, जो कि आइसोमराइज करती है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को टू वाटर सॉल्युबल फॉर्म दैट कैन बी एक्सक्रीटेड अल्टीमेटली इनटू द बाइल. So that's about today.